हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। दैट कॉन्सेप्ट इज दिस पॉइंटर। कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, इवन C++ में, जावा में, पाइथन में, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जब डेटा और फंक्शन को बाइंड करने की बात करते हैं तो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये सब काम इंटरनली हो कैसे रहा है। कई बार ये पूछा जाता है कि अगर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लिए और मैंने उसमें डेटा सेट किया तो ये इंटरनली हो कैसे रहा है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम कि ये 10-30 ऑब्जेक्ट 1 में जाएगा, ये 50-80 ऑब्जेक्ट 2 में स्टोर होगा। हाउ डिड वी नो अबाउट ऑल दिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों दिस पॉइंटर पे। बड़ी यूनिक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है वो सब कुछ मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी उप्स की प्रोग्रामिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी पूरी डेप्थ में जाके अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। प्रोग्राम एडिशन का बना चुके हो, मैंने दोनों बातें साथ में मिक्स नहीं करी थी, लेकिन जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि दो नंबर्स को ऐड करना, आपको बेसिक लेवल पे चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे दिस पॉइंटर का रोल क्या है इस लेक्चर में, ताकि आने वाले हर प्रोग्राम में आप विजुलाइज कर पाओ कि दिस का काम क्या है। खासकर जब मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में काम करूँगा तो वहाँ पर दिस पॉइंटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डे 1 में ये क्लैरिटी होना चाहिए। C++ में ये पॉइंटर के रूप में होगा, जावा, पाइथन, C# दिस को रेफरेंस के रूप में यूज़ करती है, पर दिस दुनिया की हर क्लास में कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके बिना हम लोग बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट को फंक्शन से अटैच नहीं कर पाएंगे। मतलब डेटा और फंक्शन के बीच की लिंक कौन है? दिस पॉइंटर। तो समझते हैं दोस्तों फंडामेंटल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। लेक्चर अगर आपको ठीक लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उप्स के कॉन्सेप्ट का एडवांटेज ले पाएँ। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दिस पॉइंटर क्या है? एक तो दिस कीवर्ड है, दिस स्मॉल लेटर में लिखा है हमेशा, THIS दिस। तो C++ में दिस एक पॉइंटर है, बाकी लैंग्वेज में रेफरेंस है ये। अब ये पॉइंटर करता क्या है, आप इस बात को समझो। अब मैंने बोला ये एक बंडल बना है, पैकेट है, क्लास में डेटा भी और फंक्शन भी, समझ गए आप। अब डेटा तो अपनी मेमोरी ले रहा है। अरे जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की साइज निकालूंगा तो ये दोनों की मिला के 8 बाइट ही देगा, ए और बी की। A1, B1, सम, ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया आपके दिमाग में क्लियर कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी कहीं और है, अलग मेमोरी है जो क्रिएट हो गई। अब ये फंक्शन कहाँ कॉल होंगे? तो फंक्शन तो जैसे ही मैं कॉल करूँगा दे विल ऑक्यूपाई देयर मेमोरी इन स्टैक। अरे फंक्शन कॉलिंग हम कहाँ मेंटेन करते हैं? स्टैक में। अब अगर स्टैक में मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हर फंक्शन जब कॉल होगा तो उसके लिए नया मेमोरी एरिया क्रिएट होगा। A1 B1 के लिए कॉलिंग फिनिश होगी, A1 B1 एक्सपायर हो जाएंगे, फंक्शन का रोल फिनिश। लेकिन ये A1 B1 किसके डेटा में वैल्यू रखेंगे? अरे अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट था तो आपने क्वेश्चन नहीं करा लास्ट प्रोग्राम में। लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, बात समझो आप। मैंने यहाँ पर OB1, OB2 दो ऑब्जेक्ट बना लिए। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है अब? A और B, इसका नाम हो गया ऑब्जेक्ट 2 और इसका एड्रेस है 2000। क्लियर? दो हो गए मेरे पास। अब दो हो गए तो मैं कैसे पता करूंगा कि OB1 OB2? तो आप बोलोगे सर ये तो OB1 डॉट सेट डेटा लिखा है। जब OB1 डॉट सेट डेटा लिखा है तो OB1 में वैल्यू जाएगी। जब मैं लिख दूंगा OB2 डॉट सेट डेटा और मैंने लिख दिया सपोज 40, 60, तो ये 40, 60 OB2 की मेमोरी में आ जाए और ये 10, 30 किस में आ जाए? OB1 की मेमोरी में। तो आप बोल रहे हो सर ये तो बहुत आसान है,
जब आप OB1 डॉट करके लिख रहे हो तो ये तो दोस्तों मेरे और आपके लिए हो गया। आप और हम समझ गए कि मैं जब OB1 डॉट सेट डेटा लिखूंगा तो डेटा OB1 में जाएगा, मैं जो OB2 डॉट सेट डेटा लिखूंगा तो OB2 में जाएगा। लेकिन इंटरनली C++ कैसे पता करेगी? हाउ डिड C++ गॉट टू नो अबाउट देयर मेमोरी एरिया? कि जब मैं OB1 डॉट लिख रहा हूँ तो इंटरनली कैसे होगा? क्योंकि इसकी मेमोरी अलग है, इनकी मेमोरी अलग है। तो जब दोनों की मेमोरी एरिया अलग अलग है तो ये मिलेंगे कैसे? कैसे काम करेंगे ये? तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व होता है और जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट और इस मेमोरी एरिया को कनेक्ट करता है दिस पॉइंटर। अभी दिस पॉइंटर क्या है? तो दिस पॉइंटर इज ए पॉइंटर टू द करंट क्लास। मतलब कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एडिशन स्टार दिस। अरे दुनिया की जो भी क्लास बनाओगे ना आप, उस क्लास का नाम और स्टार और दिस ये हर जगह क्रिएट होगा। जैसा ये बना है कि नहीं AB, वैसा ये स्टार दिस हिडन है एंड इट इज ए हिडन पॉइंटर। सबसे बड़ी बात क्या हो गई? इट इज ए हिडन पॉइंटर। मतलब जब मैंने पिछला प्रोग्राम बना लिया तो मैंने कहीं लिखा था क्या दिस पॉइंटर? कहीं पर नहीं लिखा, क्योंकि लेकिन दिस पॉइंटर वहाँ पर था। चूँकि आपको पॉइंटर कॉम्प्लेक्सिटी आए नहीं, आप अपनी शुरुआत कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, तो पहले दिन आपको पॉइंटर की उलझन नहीं आए सामने। तो C++ ने आपको बचा के रखा इन चीज़ों से। उसने बोला सीधे सीधे लिख लो AB। तो ये A और B जब जब रिफ़र हो रहे हैं ना, डायरेक्ट जब आपको ऑब्जेक्ट रिफ़र हो रहा है, इंटरनली देयर विल बी ए दिस पॉइंटर इंटरेक्टिंग विथ योर डेटा एंड फंक्शन। क्लियर? डेटा और फंक्शन से इंटरेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? समझो बात को वापस। जब मैं A और B लिखता हूं तो इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? ये दिस तो इस क्लास लेवल का वेरिएबल है। दिस इज ए पॉइंटर टू द सेम क्लास पॉइंटिंग टू सेल्फ। दिस क्यों बोला अपन ने? खुद को, खुद का पॉइंटर है वो, पॉइंटिंग टू इटसेल्फ। क्लियर? तो पॉइंटिंग टू इटसेल्फ इसका मतलब क्या हुआ? दिस को मैं OB1 का एड्रेस भी दे सकता हूं भविष्य में। अरे ऑब्जेक्ट 1 के एड्रेस को रख लेगा। क्यों रख लेगा? क्योंकि एडिशन भी तो OB1 का ही ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये पॉइंटर उसी का है। ऐसा बचपन से पढ़ रहे हैं अपन कि अगर A की वैल्यू एक इंटीजर है और उसका एड्रेस मुझे पॉइंटर को देना है तो पॉइंटर को लिखते थे इंट स्टार PTR, ताकि PTR उस इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सके। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि OB1 OB2 एडिशन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं और ये दिस पॉइंटर इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम क्लास, बट दिस पॉइंटर इज नॉट अवेलेबल इन मेन, this is available in the class itself. Clear? Whenever you define any class, it automatically creates this pointer. Clear? समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? जब ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब ये है कि इस क्लास के सारे मेंबर फंक्शन में दिस पॉइंटर अवेलेबल है। ये जो दिस पॉइंटर है, दिस इज एक्सेसिबल, दिस इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द क्लास। मतलब इस क्लास के जितने मेंबर फंक्शन होंगे वो सारे दिस पॉइंटर का यूज करेंगे। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है इसके पहले क्या होगा समझो आप। जब यहां लिखा OB1 डॉट सेट डेटा, तो दोस्तों इस लाइन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। यहां पर रिप्लेस कैसे कर रहा हूं? इसको थोड़ा कलर चेंज कर लें अपन। इस OB1 डॉट सेट डेटा का मीनिंग क्या हुआ? इंटरनली क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब हो गया कि हमने कॉल करा सेट डेटा। अरे सेट डेटा नाम का फंक्शन डायरेक्ट कॉल हुआ चूंकि डिफाइंड फंक्शन है। और इसने क्या लिया? तो इसने फर्स्ट पैरामीटर के रूप में लिया 10, सेकेंड के रूप में लिया 30, इन द थर्ड हिडन पैरामीटर इज एड्रेस ऑफ OB1। दोस्तों इसको लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी बड़ी कंपनी को करेक्ट कर पाएंगे अपन फंडामेंटल से बहुत आसानी के साथ। खुश हो जाएगा IT कंपनी वाला कि यार बंदा कुछ जानता है, कोई कॉन्सेप्ट पता है इसको थोड़ा बहुत। तो जब मैं सेट डेटा कॉल करता हूँ डायरेक्टली
तो अब चूंकि फंक्शन अलग मेमोरी में, ऑब्जेक्ट अलग मेमोरी में, और आज तक तुम ये समझते थे कि फंक्शन में तो सब कुछ पास होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही समझते थे अपन। अभी हमको दिखता यहाँ से क्या था कि 1030 पास हो रहे हैं, बट दिस थर्ड पैरामीटर is passed as a hidden parameter. And what is this? This is address of OB1. तो मैंने 10 भेजा, 30 भेजा, और जो ऑब्जेक्ट में यहाँ बना के आया था इसका एड्रेस मैंने कहाँ पे पास किया? फंक्शन में। तो फंक्शन ने क्या किया? 10 को तो यहाँ रिसीव करा, 30 को यहाँ रिसीव करा, और ये जो एड्रेस ऑफ OB1 है दिस इज पास्ड इन दिस पॉइंटर, और एड्रेस ऑफ OB1 कितना है? सो दिस इज व्हाट? 1000 यहाँ पे पास कर दिया। अब जैसे 1000 यहाँ पे पास किया तो फिर क्या हो गया? फंक्शन को जानकारी लगी कि जो A1 B1 मेरे पास आए हैं 1030, ये मुझे 1000 लोकेशन पे जाके रखना है। तो 1000 लोकेशन पे कैसे रखेंगे? तो क्या मैं ये लिख दूंगा क्या? स्टार दिस, स्टार A, स्टार B? नहीं दोस्तों, याद करो, पॉइंटर टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, याद करो, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर जब किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट करता है तो डी रेफरेंसिंग के लिए वी यूज एरो ऑपरेटर। अरे स्टार तो कब यूज करते हैं? जब पॉइंटर किसी सिंगल स्टैंडर्ड डेटा टाइप को पॉइंट करता है। तो जब वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट इनको पॉइंट करेगा तो स्टार पीटीआर से काम करूंगा मैं। समझ में आ रही बात? लेकिन जब पॉइंटर किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट करेगा तो फिर मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा? दिस पॉइंटर का, एरो ऑपरेटर का। तो एरो क्या करेगा? समझो आप, दिस एक एड्रेस है 1000, अब 1000 एरो ए असाइंस A1 और 1000 एरो बी असाइंस B1। मतलब ये जो दो लाइन दोस्तों मैंने लिखी थी ना यहाँ पर, आप इससे रिप्लेस कर दो प्रोग्राम में अपने। अरे ऐसा लिख के जो चलाया था ना, अब इस बात का फंडामेंटल हमको समझ में आएगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। इंटरनली हो रहा है कि 1000 लोकेशन पे जो A रखा है उस पर 10 रख दो, 1000 लोकेशन पे जो B रखा है उस पर B1 रख दो 30, तब जाके ये 10 और 30 यहाँ पर स्टोर हुए। कैसे पता लगा इंटरनली? समझ में ही बात। हमने तो लिख दिया OB1 डॉट सेट डेटा, लेकिन C++ ने अंदर कैसे इसको पकड़ा, कैसे इस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया? तो उसने जब जब मैं ये लाइन लिखता हूँ ना OB1 डॉट सेट डेटा, तुरंत आपके दिमाग में बात आना चाहिए सेट डेटा 10, 30, एड्रेस ऑफ OB1। अब जब एड्रेस ऑफ OB1 पास होगा तो दैट विल बी पास टू दिस पॉइंटर, एंड दिस इज अ पॉइंटर टू द क्लास, pointer to the user defined data type. So this arrow A, this arrow B will be used for the assignment. Clear? तो A1 B1 आप ये जो लिखते थे ना, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में लिखा था, आप जाके चेंज कर दो, ये लिख लो, तो आप देखोगे कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आपको बात समझ में आएगी कि अच्छा इंटरनली ये सारे काम कौन करता है? दिस पॉइंटर। क्लियर? समझ में आ रही दोस्तों बात? आप सम वाली लाइन में भी कर सकते थे ये काम। आप लिख सकते हो सम असाइंस दिस एरो ए और दिस एरो बी। अच्छा आप देखना, दिस में सम में नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि सम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है। मैं A1 B1 में दिस नहीं लगा पा रहा हूँ, देखो, क्योंकि A1 B1 लोकल है। समझ में आ रही बात? क्लियरिटी समझ में आ रही है आपको क्या है? तो दिस एरो A प्लस दिस एरो B क्यों आया? क्योंकि जब मैंने लिखा कि ऐड नंबर, तो ऐड नंबर फंक्शन कैसे कॉल हुआ? इसमें खाली ब्रैकेट है, साथ में गया एड्रेस ऑफ OB1, ऐड नंबर एड्रेस ऑफ OB1। जैसे एड्रेस ऑफ OB1 गया, यहाँ पे भी दिस पॉइंटर था, दिस पॉइंटर ने इसके एड्रेस को रिसीव करा। क्लियर? अरे मैं जितनी बार फंक्शन कॉल करूँगा उतनी बार साथ में एड्रेस जाएगा ऑब्जेक्ट का।
ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाएगा तभी वो उस ऑब्जेक्ट के डेटा पे इंटरनली ऑपरेट कर पाएगा। मैं कैसे ऐड कर पाऊंगा यहाँ पर? मैं OB1 OB2 का डेटा तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 40 + 60 तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर दिस के पास कौन है अभी? 1000 है। तो ये 1000 के ए और बी को उठाएगा, मतलब 10 + 30 40, और 40 को रिटर्न कर देगा वहाँ पर। बात समझ में आ रही है आपको? 40 क्यों रिटर्न हुआ? क्योंकि इंटरनली दिस पॉइंटर विल रिसीव द एड्रेस ऑफ OB1 फॉर एडिशन, तो OB1 का डेटा को यूज़ करेगा यहाँ पर वो। क्लियर? अब आप समझो, अब मैंने यहाँ लिख लिया OB2 डॉट सेट डेटा। अब OB2 डॉट सेट डेटा जब मैंने लिखा तो स्टेप क्या हो गई? इसकी इक्विवेलेंट लाइन क्या आ गई? अब ये हो गया सेट डेटा 40, 60, एड्रेस ऑफ OB2। ये लाइन रिप्लेस हो गई सेट डेटा 40, 60, एड्रेस ऑफ OB2। अब जब ये लाइन आई तो इसका मतलब हो गया कि दिस को अब क्या मिल गया? 2000। अरे दिस को अब यहाँ पे क्यों मिल गया? अब 2000 मिल गया। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब ये 2000 दिस को मिल गया, तो ये 1000 के बजाय अब ये जो A1 B1 है, ये A1 B1 अब होल्ड कर रहे हैं 40 और 60, यहाँ से उठाया और वैल्यू गई 40, 60 और एड्रेस ऑफ OB2, और OB2 का एड्रेस दिस को मिल गया 2000। तो ये 40 और 60 किसको असाइन हुआ? 2000 के ए पर और 2000 के बी पर। ये 40 और 60 रख दिया जाके, मतलब दिस पॉइंटर यहाँ भी पॉइंट कर रहा था। क्लियर? दिस पॉइंटर यहाँ ही पॉइंट कर रहा है अभी, तभी तो मैं इसके डेटा को मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। तो ये दुनिया की हर क्लास में अवेलेबल है, एज ए मेंबर अवेलेबल है, एज ए हिडन पैरामीटर अवेलेबल है। क्लियर? तो दिस नॉर्मली दिखता नहीं है। अब जब दिस एरो ए दिस एरो बी लिखेंगे, तो जब मैं OB2 डॉट सेट डेटा लिखता हूँ तो ये इंटरनली OB2 के एड्रेस को होल्ड करता है, वो सारा डेटा ऑब्जेक्ट 2 में जाके सेट कर देगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? क्या करने जा रहे हैं अपन, क्या कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? और जब यहाँ देखोगे आप, तो अब की बार जब सेकेंड टाइम ऐड करोगे तो ये दिस के पास 2000 है। मतलब आगे जाके अगर इस कोड को मैं लिख दूँ कि एस असाइंस OB2 डॉट एड नंबर, तो एड नंबर फंक्शन में किसको पास कर दिया? एड्रेस ऑफ OB2 को। जैसे एड्रेस ऑफ OB2 पास हुआ तो ये ए और बी की वैल्यू 2000 से उठा के ऐड करी। अब की बार रिजल्ट आ जाएगा 100। तो आप सम को जाके प्रिंट कर दो, एडिशन इज एस और रिटर्न 0। तो दोस्तों ये प्रोग्राम से समझ में आया कब? जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, तो आपको चाहे सिंगल ऑब्जेक्ट हो या 2 हो या 10 हो, आप सोचो एक ऊप्स के प्रोग्राम में एक क्लास के हज़ारों ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं और उस पर काफ़ी सारी मेथड होंगी, काफ़ी सारे फंक्शन होंगे। तो फिर ये फंक्शन को बताएगा कौन हमेशा कि ऑब्जेक्ट 1 के डेटा को काम करना है, कि ऑब्जेक्ट 50 के, कि ऑब्जेक्ट 100 के डेटा को प्रोसेस करना है? हर जगह ये मैकेनिज्म काम करता है। हर बार आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होगा। चूंकि ये दिस क्लास लेवल पर डिक्लेयर्ड है, तो इस क्लास के हर मेंबर फंक्शन में दिस अवेलेबल होगा। ये मेंबर फंक्शन शब्द ध्यान रखना आप। अगर कोई मेंबर फंक्शन नहीं है, इस क्लास के बाहर एक फंक्शन है और वहाँ आप ऑब्जेक्ट भेजने की कोशिश करोगे, तो वहाँ दिस नहीं मिलेगा, वहाँ अलग तरीके से पॉइंटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ क्लास बॉडी के अंदर होता है। इसलिए इस प्रोग्राम में मैंने कहीं भी नहीं लिखा था उसको। कहीं देखा था क्या दिस को लिखा हुआ हमने लास्ट प्रोग्राम में? अब क्यों लिख रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को? ताकि आपको अब आने वाले हर प्रोग्राम में क्लैरिटी हो कि दिस पॉइंटर का रोल क्या है। आप बता पाओ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। एक तो दिस इज अ पॉइंटर, इन ऑल अदर लैंग्वेजेस दिस विल बी अ रेफरेंस, पहली चीज। अब चूंकि पॉइंटर है, इट इज डिफाइंड एज ए एट क्लास लेवल, इट इज अ पॉइंटर टू द करंट क्लास। इन एवरी क्लास यू विल फाइंड दिस पॉइंटर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इट विल बी अवेलेबल इन
एवरी मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, हर मेंबर फंक्शन में आपको ये अवेलेबल होगा। एंड दिस विल रिसीव द एड्रेस ऑफ द पासिंग ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करेगा, उसी के बेस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा फंक्शन इस करंट टाइम में किस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन दोस्तों क्लियर हो गया तो फिर खेलेंगे प्रोग्रामिंग से उप्स के अपन। बच्चों को यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये बात अगर आप समझ गए तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग जो बच्चों का खेल साबित होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। अभी तो मैं डिज़ाइन पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उप्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपको क्लैरिटी हो कि चूंकि पहला प्रोग्राम हम बना चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो दिस पॉइंटर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी लेक्चर में, ताकि आने वाले हर लेक्चर से आपको पता हो कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। समझ आना ज़रूरी है अपने को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस पॉइंटर का रोल क्या है, स्मॉल में दिस लिखते हैं अपन, लिखेंगे नहीं, हिडन पॉइंटर है, लेकिन इसका क्या रोल है मेन से कनेक्टिविटी में, ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप समझ पाओगे इसको। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया दिस पॉइंटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। दिस पॉइंटर किसी भी क्लास में हिडन पैरामीटर के रूप में अवेलेबल होता है। और अभी जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा अभी दिस पॉइंटर की बात नहीं की थी। चूँकि पहला प्रोग्राम था, हमने सिंपली उप्स के मॉडल को समझा। अब इस प्रोग्राम में, अब यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि आज पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है। दिस पॉइंटर का रोल क्या है, एरो ऑपरेटर किन सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी आपको कि जब मैं ये कॉल करता हूँ OB1 डॉट सेट डेटा, तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, मैं पड़ोस में लिख रहा हूँ। इसका मतलब होता है सेट डेटा, वैल्यू क्या थी मैंने 20, 30, और एड्रेस ऑफ OB1, दिस विल बी पास्ड। क्लियर? अरे आपको बात समझ में आ रही? जैसे मैं दिस पॉइंटर की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि जो हमने डिस्कस किया अभी कि फंक्शन अलग मेमोरी में स्टोर्ड है, डेटा अलग मेमोरी में स्टोर्ड है। और जब मैं ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी निकालता हूँ साइज ऑफ से, तो ये सिर्फ आपको ए और बी की मेमोरी वैल्यू देगा। यहाँ पर एक बार देख भी लेते हैं। अगर आप प्रिंट करते हो यहाँ पर सी आउट साइज ऑफ OB1, ये पता होना चाहिए अपने को। एट, अभी 8 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब समझो आप क्या हो रहा है। यहाँ पर A1 B1 ये सिर्फ 4 बाइट इन दोनों की काउंट हुई। एडिशन क्लास में जो ऑब्जेक्ट की साइज है मेरे पास, तो ये 8 कैरेक्टर है, 8 बाइट है सिर्फ। A1 B1 सम, इसकी मेमोरी काउंट हुई क्या अभी। तो ये बात मैंने डिस्कस की थी आपसे कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी अलग है, फंक्शन अलग लोड होंगे। मैं भले 50-100 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, फंक्शन की मेमोरी ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं होगी। क्लियर? अब जब मैं इसको काम कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैंने बताया आपको कि जैसे मैं सेट डेटा लिखता हूँ, तो इसका टेक्निकल मीनिंग होता है 20, 30, एड्रेस ऑफ OB1। और एड्रेस ऑफ OB1 का मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने ए लिखा था यहाँ पर, ये हो जाएगा दिस एरो ए असाइंस A1। अब वो दिस को लेके एरर नहीं देगा, देखना क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा, ये हमने पढ़ा है पहले स्ट्रक्चर के अंदर कि एरो ऑपरेटर का रोल क्या है, 2 कैरेक्टर मिला के बनाते हैं अपन। क्लियर? हाइफन का साइन और ग्रेटर देन, दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये पॉइंटर यूसेज है। पॉइंटर टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू यूनियन, पॉइंटर टू क्लास, ये जब भी यूज़ होगा हम लोग एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे हमेशा। और जब पॉइंटर टू इंटीजर कैरेक्टर की बात करते हैं तो स्टार PTR की बात करते हैं वहाँ पर। तो ये मुझे उम्मीद है क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा पूरा। अब देखो, आप दिस एरो ए लगा दिया मैंने, दिस एरो बी, इवन यहाँ पर भी आप लिख दो दिस एरो ए और दिस एरो बी। फिर भी इस प्रोग्राम को चलाओगे आप
सब कुछ प्रॉपर चलेगा। देखो आप, मतलब इस फंक्शन में भी दिस अवेलेबल है, 8 नंबर फंक्शन में भी दिस अवेलेबल है। ये दिस है किस टाइप का? तो दिस बेसिकली मैंने आपको बताया थी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये क्लास डिफाइन होती है तो दिस पॉइंटर का टाइप क्या हो गया यहाँ पर? एडिशन स्टार दिस, ये इसकी डेफिनेशन है एक्चुअल में। पॉइंटर टू द करंट क्लास, अपनी ही क्लास का पॉइंटर, पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, इसलिए उसको दिस पॉइंटर बोल रहे हैं। अरे पॉइंटर जब किसी और को पॉइंट करता तो पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू एम्प्लॉई, पॉइंटर टू स्टूडेंट, अलग अलग आता है। यहाँ पर दिस इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, so this pointer is named like this pointer, clear? And this is available at class level, means every member function will use this capacity, this pointer, clear? और एरो के साथ ही इंटरेक्शन होगा, क्योंकि पॉइंटर और पॉइंटर टू यूजर डिफाइंड टाइप, सारे मेंबर को एरो से एक्सेस करना पड़ेगा आपको। और आप देखोगे सेम प्रोग्राम चलेगा पूरा, सब कुछ बिना किसी कंफ्यूजन के यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये साइज आ गई 8 और एडिशन इज 50, मतलब यही प्रोग्राम जो हमने बनाया था यहाँ पर चलाया था। आपको क्लियर हो गया दिस पॉइंटर का क्या रोल है? अच्छा, ज़्यादा अच्छे से बात कब क्लियर होती है? जब हम एक सेकेंड वाला केस देखें। साइज वाली बात क्लियर हो गई आपको। मैंने एक ऑब्जेक्ट वो डिफाइन कर दिया OB2। अब ऐसे 50-100 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं हमारे पास अलग अलग। और जो मैंने यहाँ किया काम अभी, इसको कॉपी करा, अब मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट 2 डॉट सेट डेटा, और ये आ गया 22, 66, 88 आना चाहिए अभी। तो ये आ गया 22, 66, एड्रेस ऑफ OB2। मतलब जब मैंने इसको कॉल किया था फर्स्ट वाले OB1 डॉट सेट डेटा को, तो ये ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस पास हुआ था क्लास में। जब मैं OB2 डॉट सेट डेटा कॉल करूँगा तो क्या होगा? केस में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर जो दिस पॉइंटर होगा, इसको पहले OB1 का एड्रेस मिला था, अब इसको ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट से ये पॉइंटर यहाँ पर एड्रेस अलग अलग ऑब्जेक्ट के होल्ड करता है, फिर उस ऑब्जेक्ट में वर्कआउट करता है, चाहे वहाँ पे डेटा सेट करना हो, चाहे उससे डेटा को प्रोसेस करना हो हमको यहाँ पर। तो ये दोस्तों एक बहुत कॉमन टर्म है दिस पॉइंटर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड दिस इज अवेलेबल इन एवरी मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। इट इज़ ए हिडन पॉइंटर, क्लियर? मुझे कहीं खुद को डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, लेकिन ये जो बाइंडिंग हो रही है, ये जो अटैचमेंट हो रहा है, ये इंटरनली किसके थ्रू हो रहा है? दिस के थ्रू। आने वाले हर प्रोग्राम में आपको ये बात क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैंने दिस पॉइंटर को अलग से कवर किया है इस लेक्चर में। एस चूँकि डिक्लेयर कर चुके हैं अपन, फिर से डिक्लेरेशन की नीड नहीं है। और OB2 डॉट 8 नंबर, इसको रन कर लेते हैं अपन। अब एडिशन इज 50, एडिशन इज 88। तो ये पहला ऑब्जेक्ट का एडिशन कितना आ गया? 50। सेकेंड ऑब्जेक्ट का 22 और 66, 88 आ गया। मतलब ये सारे फंक्शन जो हैं, ये जब वर्किंग देखोगे आप, सेम फंक्शन कॉल हो रहे हैं, लेकिन कभी दिस को ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस मिल रहा है, कभी दिस को ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरव्यूज़ के लिए। ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डिड C++ आइडेंटिफाइड दिस ऑब्जेक्ट एड्रेस? कैसे पता चलेगा C++ को कि जो सेट डेटा फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट 1 में डेटा असाइन करे कि ऑब्जेक्ट 2 में असाइन करे? जो 8 नंबर फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा ऐड करे कि ऑब्जेक्ट 2 का डेटा ऐड करे? तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंटर, whenever we call any function, it will take the address of the object inside the function body, and there will be one hidden parameter that will receive that address and will perform all the basic operations. तो दिस पॉइंटर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं सम के साथ दिस यूज़ नहीं कर पाऊँगा, A1 B1 के साथ यूज़ नहीं कर पाऊँगा। हालांकि इसका ज़्यादातर यूज़ किस केस में होता है? ये जैसे मैंने फंक्शन के वेरिएबल को डिफाइन करा, क्लियर? ये वेरिएबल का लोकल स्कोप है A और B का,
और ये क्लास लेवल का वेरिएबल है हमारा पूरा। और ये कौन से वेरिएबल हैं? ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है और ये फंक्शन के वेरिएबल है। तो फिर दिस हमेशा लगता है ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर मैं दोनों को लगा दूंगा यहाँ पर ए असाइंस ए, बी असाइंस बी, तो ये लोकल को प्रिफर करेगा और ये अपने आप को सेट कर लेगा, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। इसी केसेस में दिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जिस नाम के वेरिएबल ऑब्जेक्ट में उसी नाम के वेरिएबल फंक्शन में ले लो, तो फिर आपको दिस डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन से वेरिएबल ऑब्जेक्ट की मेमोरी को बिलोंग करते हैं, और जिनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ये वेरिएबल सारे फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। क्लियर? ये लोकल स्कोप में डिफाइंड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है दिस पॉइंटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के लेक्चर को लेकर, उप्स के लेक्चर को लेकर आपका क्या फीडबैक है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।